कौन सी जनवरी का है बेटा? 10 जनवरी का क्वेश्चन पेपर है मैथ पेडागोजी का, 10 जनवरी का। ठीक है, आ जाओ। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। चलिए बेटा, बैन हेले के द्वारा यानी बैन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति चिंतन के बारे में सही कथनों का चयन कीजिएगा। तो ये बताओ कि बैन हेले ने ज्यामिति के कितने चरण बताए हैं बेटा? कल पढ़ाए थे, कल की क्लास ली थी आपने, बिल्कुल। कितने बताए हैं दीप्ति चंदेल बेटा? इधर देखिएगा, कितने बताए गए हैं? तो आप कहोगे सर 5 चरण बताए गए हैं। कितने चरण है बेटा? 5 चरण। अच्छा, नाम कौन बताएगा? सबसे पहला है बेटा कौन सा? सबसे पहला है बेटा कौन सा हमारा? सबसे पहला है हमारा दृश्यीकरण। कौन सा बेटा? दृश्यीकरण मतलब विजुअलाइजेशन। पहला कौन सा होता है बेटा? विजुअलाइजेशन। अच्छा बेटा, दूसरा कौन सा है? दूसरा है बेटा विश्लेषण है। दूसरा कौन सा है? विश्लेषण है। तीसरा कौन सा है बेटा? तीसरा है हमारा संबंध है, रिलेशन है। कौन सा है? रिलेशन है। चौथा कौन सा है? चौथा बेटा हमारा निगमन है। और पांचवा कौन सा है? पांचवा है बेटा स्वयं सिद्ध। स्वयं सिद्ध या आत्म सिद्ध हम कहेंगे, स्वयं सिद्ध ऑक्सीमेटिक। ये कल मैंने आपको करा दिए थे। वैन हीले साहब ने ज्यामिति अधिगम के 5 चरण बताए गए हैं। बहुत बढ़िया, नियति राय, वेरी नाइस बेटा। ठीक है, धाकड़ वही रिप्लाई करो आप सभी, बिल्कुल। दिया, अनामिका, नीतू, बहुत बढ़िया बेटा। शेयर करो सेशन को, तभी तो जुड़ेंगे बच्चे। और लाइक वाला बटन ऊपर ही होता है, ठीक है, बस उसी को दबा दो। ठीक है, हाँ चलो। तो ये कह रहा है दृश्यीकरण आधारभूत स्तर है। बिल्कुल सही है भाई, दृश्यीकरण ही तो बेस है। पहला स्तर कौन सा बेटा? आधारभूत स्तर है। ये कह रहा है कि निगमन स्तर जो होता है वो विश्लेषण स्तर से पहले आता है। विश्लेषण स्तर से पहले बेटा निगमन थोड़ी आता है। देखो निगमन यहां आ रहा है और विश्लेषण ये है। क्या बेटा स्टेटमेंट सही बनेगा हमारा? ये क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो बेटा, ये सही नहीं है। अच्छा, ये कह रहा है संबंध स्तर। बेटा संबंध स्तर तीसरा है। कह रहा है विश्लेषण के बाद आता है। बिल्कुल करेक्ट है बेटा, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। क्या बनेगा डियर स्टूडेंट? यानी कि फर्स्ट और हमारा थर्ड वाला जो सही है, तो ऑप्शन क्या बनेगा? बी और डेली बनेगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। हाँ आ जाओ चलो, सभी को दिल से आभार। जो लोग दिल भेज रहे हैं उनको दिल से आभार है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। एडी फिर से एक बार वेलकम करता हूं। और आपकी स्क्रीन पर, सॉरी आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। मैथ की क्लास को मत छोड़ो बेटा, मैथ की क्लास को तुम इग्नोर मत करो, क्योंकि मैथ में ऐसी पेडागोजी आएगी, अगर आपको इसके कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो बेटा आप लोग गलत कर जाओगे। ठीक है, गलत कर जाओ। हाँ चलो, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित पाठ्यचर्या के लिए यानी कि गणित की करिकुलम के लिए सही है? तो चलिए मेरी 3 बातों को ध्यान में रखिएगा बेटा, 3 बातों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सी बातें हैं? कि हमारी जो गणित की पाठ्यचर्या है वो ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करती है, यानी कि गणित की पाठ्यचर्या, गणित की बेटा नो कॉपी पेन उठा लिया करो। गणित की पाठ्यचर्या, गणित की जो पाठ्यचर्या है, पाठ्यचर्या, गणित की पाठ्यचर्या, ठीक है, ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करती है। ऐसी पाठ्यचर्या की यानी पाठ, बेटा ये लाइन लिख लेना, ऐसी पाठ्यचर्या की मांग करती है। अब मांग करती है बेटा, क्या करती है? मांग करती है बेटा। 3 पॉइंट लिखूंगा, बस यहीं से आपका काम बन जाएगा। महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षी हो बेटा, सुसंगत हो बेटा, दिमाग में ऐसे ठूस लेना, ठूसना जानते हो बेटा, सुसंगत हो, ठीक है, और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके, महत्वपूर्ण बेटा गणित सिखा सके, महत्वपूर्ण गणित सिखा सके बेटा। दिमाग में बिठा लो 3 वर्डों को, गणित सिखा सके, ठीक है, सिखा सके बेटा। अगर आप हमारा पेड बैच ज्वाइन करना है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 499 में, जिसमें आपको ये कंप्लीट थ्योरी कराई जाएंगी, पूरी कंप्लीट थ्योरी बेटा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ये पूरा डिटेल में चाहिए तो बेटा कोई ज़्यादा फीस नहीं है, 499 का बैच है। ठीक है, इतना तो बेटा आपका वैसे ही खर्च हो जाता है, इतने का तो सीटेट का फॉर्म ही नहीं होता है जितनी फीस है हमारी। चलो हाँ, मतलब सीटेट का फॉर्म ज़्यादा होता है। देखो
यानी गणित की पाठचर्या एक ऐसी पाठचर्या की मांग करती है जो महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो और महत्वपूर्ण गणित सिखा सके। महत्वाकांक्षी का मतलब होता है बेटा हमें यानी संकीर्ण उद्देश्य से हमें ऊंचे उद्देश्य की तरफ चलना है। यानी महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है बेटा कि हमें कहाँ चलना है बेटा, हमें चलना है किससे, यानी हमें कहाँ चलना है, हमें चलना है संकीर्ण से, संकीर्ण से बेटा ऊंचे की तरफ चलना है, ऊंचे की तरफ चलना है। और इसका मतलब होता है सुसंगत का मतलब होता है कि गणित क्या है, यानी कि जिसके द्वारा हम मेथड सीख सकें, स्किल सीख सकें, यानी जिसके द्वारा हम मेथड सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं। ठीक है, यानी गणित केवल बेटा ठीक है रोजगार योग्य नहीं है, गणित के द्वारा हम अपने संसाधनों का विकास कर सकते हैं। महत्वपूर्ण का मतलब होता है बेटा कि जिसके द्वारा हम जेन्युइन जो हमारी वास्तविक जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं। तो 3 वर्ड याद रहेंगे, महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण। ठीक है, ये कह रहा है कि स्थिरता प्रदान करने के लिए इसकी प्रकृति स्थायी होती है। क्या बताओ बेटा, गणित का जो नेचर है क्या वो स्थायी प्रवृत्ति का है? बोलो जल्दी से। तो आप कहोगे नो सर, इसका जो नेचर जो है वो स्थायी प्रवृत्ति नहीं होती है, यानी कि गणित का जो है हम कहेंगे इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये कैसा होता है सर, ये स्थायी प्रवृत्ति का नहीं होता है, ये स्पाइरल प्रवृत्ति का होता है। बेटा कैसा होता है, स्पाइरल का होता है, मतलब ये ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग है। बेटा गणित कैसा होता है, स्पाइरल प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, कह रहा है इसे सुसंगत होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, कह रहा है कि इसे लचीला नहीं होना चाहिए। बेटा मैथ जो है, गणित जो है बेटा वो हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। इसका मतलब बेटा ये रॉन्ग है, यानी कि बेटा हमारा तो एक ही सही हो रहा है, कौन सा, यानी कि हमारा हो रहा है केवल ओनली बी क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। बेटा आगे बढ़े नेक्स्ट पॉइंट पर, चलो सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा बेटा, देखो समय लगेगा लेकिन बेटा हम कंसेप्चुअल चलेंगे, कंसेप्ट की तरफ बात करेंगे हम लोग। बेटा क्वेश्चन लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कॉन्सेप्ट सीखना। आई होप कि आप लोग सेटिस्फाई हैं मेरी टीचिंग स्किल से, मुझे पूरा विश्वास है। फिर भी नहीं है बेटा तो सुधार करेंगे, इंसान है भगवान नहीं है, और इंसान है तो बिल्कुल हम लोग सीखेंगे, सुधार करेंगे, लेकिन मेहनत निरंतर करेंगे। ठीक है, बिल्कुल जब तक सक्सेस नहीं मिलेगी तब तक हम लोग बंद नहीं होंगे, और सक्सेस मिल भी जाएगी तब भी हम लोग बंद नहीं होंगे। ठीक है, कहते हैं कि सफलता पाना आसान काम है, सबसे कठिन काम होता है सफल बने रहना, बहुत बड़ी बात होती है। ये कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं के लिए नहीं, बेटा प्राइमरी की बात कर रहा है, प्राइमरी के लिए नहीं है बेटा, प्राथमिक कक्षाओं को गणित पढ़ाने का ये उद्देश्य नहीं है। बस हमें आपको ये देखना है, ये कह रहा है कि गणित के प्रति रुचि विकास करना, बेटा बिल्कुल है भाई, गणित के प्रति रुचि विकास करना है कि नहीं है भाई, पॉजिटिव बात बोल रहा है, यानी आंसर हमारा क्या है, देखो आंसर हमें तो नेगेटिव देखना है, हमें पॉजिटिव थोड़ी देखना है, पॉजिटिव होते तो हम इसको लगा लेते। अच्छा, क्या हमें एस्टिमेशन स्किल डेवलप करने चाहिए? बिल्कुल बेटा, अनुमान के कौशल भी विकसित करने चाहिए। ठीक है, तो पोषित करने की बात कर रहा है, मतलब पोषित का मतलब होता है बेटा यानी कि एस्टिमेशन स्किल को बिल्ड करना, ये तो करना चाहिए बेटा। ये कह रहा है, देखो ये कह रहा है बीजीय कौशल को में निपुणता करना, अभी छोड़ दो इसको कि क्या लिखा है, हम इसको अभी बाद में इसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, ये विद्यार्थी बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा, मैंने कल भी आपको समझाया था कि दिक् स्थान का मतलब होता है स्पेशियल, क्या होता है बेटा, स्पेशियल होता है, और स्पेशियल का मतलब होता है बेटा स्थान की समझ से, स्थान की समझ से, दिशा की समझ से, ठीक है, दिशा की समझ से, और बेटा क्षेत्र की समझ से। तो क्या ये बताओ, क्या बच्चों को प्राथमिक स्तर पर स्थान की समझ, दिशा की समझ, ठीक है, और ये क्या बिल्ड नहीं किया जाता बेटा? ये ऑप्शन में नजर आ जाए तो ये तो आपको मानना है कि भैया ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। अब आ जाइए सर, ये बताइए क्या प्राइमरी लेवल पर क्या हम बच्चों को ये पढ़ाएंगे बेटा, अलजेब्रा पढ़ाएंगे? आप कहोगे नो सर भैया, बीजीय कौशल का मतलब होता है अलजेब्रा स्किल हमें प्राइमरी लेवल पर बिल्ड नहीं करने हैं, इसलिए डियर स्टूडेंट्स हमें न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम बेटा हमारा आंसर क्या बनेगा, फिर हमारा आंसर C4 चेन्नई बनेगा। बेटा समझ में आया? आगे बढ़े डियर स्टूडेंट्स, नो डाउट, डाउट तो रहना ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। चलो आ जाओ बेटा, फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ो पहले, समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, रोहित, अजीत जी बेटा समझ में आया, नियति, प्रियंका, अंशिका,
ये रहा बेटा फोर्थ क्वेश्चन, अच्छे से पढ़ो फिर हम लोग आंसर की तरफ। बेटा पहले क्वेश्चन पढ़ लो, अगर ऑप्शन नहीं देख रहे हो तो क्वेश्चन पढ़िएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लीज फोकस करिएगा। क्वेश्चन है बेटा ये रहा आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक गणित कक्षा में, ठीक है, गतिविधियों पर केंद्रित शिक्षण के लिए सही नहीं है। बेटा हमको नेगेटिव पकड़ना है। हमें क्या पकड़ना है बेटा, हमको नेगेटिव पकड़ना है, यानी हमें नेगेटिव देखना है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे आसान तरीका होता है नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ना। जिस दिन बेटा आप ये समझ जाओगे तुम्हारे लिए सभी सब्जेक्ट की पेडागोजी बहुत आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अच्छा हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव छोड़ा देते हैं, इसको हम कहते हैं धाकड़ ट्रिक, ठीक है। अब आज से हम इसको नाम देते हैं क्या, धाकड़ ट्रिक, ठीक है। और धाकड़ ट्रिक का मतलब है कि जहां मैं कह दूं बेटा यहाँ धाकड़ ट्रिक लगेगी तो वहां पर तुम नेगेटिव पॉजिटिव देखोगे। क्या देखोगे, नेगेटिव। हमको नेगेटिव पकड़ना, राइट, हमको नेगेटिव देखना है ना, तो पहले पॉजिटिव वर्ड निकाल लो। अच्छा बेटा प्रोत्साहित करना पॉजिटिव होता है, लेकिन रटना बेटा नेगेटिव होता है। क्या होता है, नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, ठीक है। अच्छा अधिगम को प्रोत्साहित करना बेटा पॉजिटिव होता है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और बेटा नई प्रस्तुति में अनुमान लगाना, ठीक है, सहायक बनाना, ये भी क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो हमें नेगेटिव देखना था, तो नेगेटिव आंसर क्या बनेगा बेटा, हमारा C4 चेन्नई बनेगा। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। मलिकान, आरोही, जानवी, दिव्या, समझ में आ गया बेटा, बहुत बढ़िया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर, ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन। बेटा तुमने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, बस आप इतना कर लो वही काफी है। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से गणित में कौन सी प्रक्रिया न्यूनतम उपयुक्त प्रक्रिया। बेटा वही बस नेगेटिव, फिर पकड़ो इसको, नेगेटिव पकड़ो बेटा। नेगेटिव क्या पकड़ना है कि सर नेगेटिव बताओ कहाँ दिखा है मुझे, ठीक है, नेगेटिव बता दो बस कहाँ लिखा है। मेरी निगाहें तलाश रही हैं उसको, किसको बेटा, किसको, नेगेटिव को तलाश रही, किसी और को नहीं। अच्छा ये बताओ बेटा डिस्कवरी करना, खोज करना, ये बताओ नेगेटिव होता है क्या, पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव होता है। अभी आप इसको छोड़ दीजिएगा। सूत्रीकरण, फॉर्मुलेशन क्या होता है, देखो सूत्रीकरण का मतलब होता है सूत्र का निर्माण करना। बेटा सूत्र का निर्माण करना, ये बताओ सूत्र का निर्माण कैसे होगा, तो आप कहोगे सर सूत्र का निर्माण होगा इंडक्टिव से, यानी उदाहरण से हम कैसे चलेंगे बेटा, उदाहरण से हम नियम चलेंगे तभी तो फॉर्मेशन होगा किसका बेटा, उदाहरण से जब हम नियम चलेंगे तभी हम सूत्रीकरण कर पाएंगे, यानी क्या कर पाएंगे बेटा, तभी हम लोग सूत्रीकरण कर पाएंगे, यानी सूत्र का निर्माण कर पाएंगे। तो ये बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव बन गया, फिर ये तो पॉजिटिव बन गया, हम तो इसको नेगेटिव समझ रहे थे लेकिन ये तो पॉजिटिव बन गया। अब आता है प्रक्रियात्मक प्रवाह। प्रक्रियात्मक मतलब होता है प्रोसेस फ्लुएंसी। बेटा हमें प्रोसेस पर जोर नहीं देना है, यानी हमें प्रोसेस की बात, यानी कि ये कि प्रक्रियात्मक यानी सूचनाओं के प्रवाह की बात कर रहा है, तो बेटा ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए बेटा नेगेटिव है। ये क्या हमारे लिए नेगेटिव है, ये क्या है हमारे लिए नेगेटिव है। और ये कह रहा है अनुमान है बेटा, अनुमानों की रचना करना, एस्टिमेशन फॉर्मेशन करना, तो बेटा पॉजिटिव होता है। एस्टिमेशन फॉर्मेशन करना क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। अब तो बता दोगे कि हाँ सर अब नेगेटिव पकड़ना है, तो बेटा नेगेटिव हम लगा देंगे किसको। अच्छा कितने विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज एक बार कमेंट कर दो, ठीक है, हम दोबारा बता देंगे बेटा। समझ में आ गया, आई होप बेटा कि क्लियर हुआ। बेटा मैं अगले क्वेश्चन पे चलूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, पूजा वाजपेयी समझ में आया बेटा, आरोही, दिया, सूरज, हाँ बिल्कुल बेटा करा दिया, 23वां पेपर पूरा करा दिया, काहे टेंशन ले रहे हो, आगे बढ़े। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जीनियस चाइल्ड है हमारे, चलो बहुत बढ़िया। ये रहा बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, पहले इसको पढ़िएगा। अच्छा आप क्वेश्चन है आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा इकाई योजना का एक आवश्यक पहलू नहीं है। इकाई योजना का मतलब होता है यूनिट लेसन प्लान। बेटा यूनिट लेसन प्लान का एक आवश्यक पहलू नहीं है, मतलब यहां भी बेटा आपको नेगेटिव पकड़ना है। बेटा क्या पकड़ना है, नेगेटिव। देखो क्या पकड़ना है, यानी कि यूनिट लेसन प्लान क्या है, क्वेश्चन क्या था, यूनिट लेसन प्लान का आवश्यक पहलू नहीं है, मतलब नेगेटिव देखना है हमको। क्या देखना है बेटा, नेगेटिव देखना है। क्या देखना है, नेगेटिव देखना है। चलो भैया नेगेटिव कैसे पकड़ेंगे, आ जाओ भैया। अच्छा देखो नेगेटिव कैसे पकड़ेंगे, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करें बेटा, सबसे पहले हम पॉजिटिव उड़ा दें कि नेगेटिव उड़ा दें, चलो देखते हैं।
क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, विषय वस्तु एवं सुसंगत, ये कह रहा है कि विषय वस्तु एवं सुसंगत शिक्षण प्रक्रिया का अंतरिम व ठीक है समसामयिक विवरण ये तो होना चाहिए, तो पॉजिटिव हुआ। ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक में दिए गए तय क्रम के अनुसार इकाइयों को योजना बनाना। अच्छा ये बताओ कि हमारे जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो टॉपिक दिए गए हैं, देखो सुनो बेटा, ये रहा, मान लो कि ये गणित का टॉपिक है, ठीक है। पहला टॉपिक दे दिया बेटा प्रतिशत दे दिया, पहला टॉपिक दे दिया प्रतिशत, ठीक है। पहला टॉपिक है बेटा प्रतिशत है, पहला टॉपिक बेटा प्रतिशत है। दूसरा टॉपिक बेटा लाभ हानि है, ठीक है, लाभ हानि है। तीसरा टॉपिक बेटा संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति है, संख्या पद्धति है। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिए गए हैं उसके क्रम के अनुसार ही तुम पाठ योजना बनाओ। मतलब पहला पार्ट अगर परसेंटेज दिया गया है तो क्या तुम बच्चों को पहले परसेंटेज पढ़ाओगे? हमको बता दो भैया, क्या तुम बच्चों को परसेंटेज पढ़ाओगे पहले? अगर पार्ट में जो दिया है तो आप क्या करोगे? आप वो तय करोगे जो सबसे आसान हो, जहां से शुरुआत हो, जहां से बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जहां से कॉन्सेप्ट सीख सके। तो आप कौन सा पार्ट उठाओगे? यानी आप उठाओगे सर सबसे पहले हम संख्या पद्धति पढ़ाएंगे, यानी नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे बेटा? नंबर सिस्टम पढ़ाएंगे। यानी कि ये पॉइंट हमारे लिए बिल्कुल गलत है। ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक में जो पार्ट दिएगा वैसे तुम योजना बनाओ, इसलिए क्या है हमारे लिए नेगेटिव है। डियर स्टूडेंट्स, हमको नेगेटिव ही तो पकड़ना था। कितनी अच्छी सी बात है कि नेगेटिव और पॉजिटिव पकड़ेंगे, ठीक है, और सीधे हम लोग उत्तर पर पहुंच जाएंगे। तो भैया आंसर क्या होगा हमारा? बी बन जाएगा। बाकी सब बेटा पॉजिटिव हैं, बाकी सब पॉजिटिव हैं। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया बेटा, लाइक तो करते रहिएगा। चले हाँ आगे बढ़े, कोई डाउट बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपके सामने, आप लोग कब भाई आप लोग 100 पर पहुंचाओगे? 100 कब लगाओगे? हमारी सेंचुरी कब लगवाओगे? ठीक है, सेंचुरी लगाने की जिम्मेदारी बेटा आपकी है। और बहुत मजेदार क्वेश्चन आया है बेटा, ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, बहुत मजेदार क्वेश्चन आया है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है ये। चलो यहाँ तक पहले ये बताइएगा, यहाँ तक समझ में आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। वो लोग कब लगवाओगे भाई? सेंचुरी कब लगवाओगे आप लोग? चलो, तो इसके लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा, तब जाकर बेटा आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको इसके बेटा कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो फिर आप इन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्या नहीं कर पाओगे? अगर बेटा आपको कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं तो फिर आप इन्हें सॉल्व नहीं कर पाओगे। अच्छा, इसके लिए क्या करें बेटा, हम सबसे पहले हम इसके कुछ कॉन्सेप्ट में आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे हेडिंग डाल लीजिएगा, सबसे पहले हम लोग की बात कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। समझ में आ गए? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ। ये क्वेश्चन जो है बेटा ये बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व नहीं होगा बेटा, ये कॉन्सेप्ट बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए हम इसको समझते हैं कि बिना कॉन्सेप्ट के सॉल्व कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रॉपर्टी बताता हूं, आप अपनी नोटबुक बताइएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्रम विनिमय और वितरण प्रॉपर्टी को हम लोग समझते हैं। किसको? यानी कि क्रम विनिमय प्रॉपर्टी क्या होती है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग यहाँ समझेंगे एक एक करके। पहले मैं आपको क्वेश्चन पढ़ा, पहले प्रॉपर्टी बता देता हूँ, नहीं तुम लोग गलती कर जाओगे। क्रम विनिमय प्रॉपर्टी क्या है, पहले हम इस चीज को समझते हैं। बेटा टाइम लगेगा, एडी के दरबार में आए हो बेटा तो कुछ लेकर ही जाओगे। चलो हाँ, क्रम विनिमय प्रॉपर्टी को समझते हैं। क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय क्या होता है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय का मतलब होता है, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय क्या होता है पहले हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, एक एक करके बेटा ऐसे हम सारी प्रॉपर्टी को हम लोग समझेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। समझ में आया? देखो क्रम विनिमय को हम बेटा क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इसे क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, ये लिख लीजिएगा, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। बेटा लिख लेना, थोड़ा समय लगेगा लेकिन एक बार आपने लिख लिया तो समझ में आ गया। ये कहता है, ये क्या कहता है कि तुम a का गुणा b के साथ करो और b का गुणा तुम a के साथ करो। सॉरी, पहले मैं आपको योग का बताता हूं। योग की प्रॉपर्टी क्या बनती है? योग का फॉर्मूला क्या है? योग का फॉर्मूला है कि a गुणा योग का होगा a प्लस b और बराबर b प्लस a।
भाई ए को बी के साथ जोड़ो चाहे बी को ए के साथ जोड़ो, बात तो बराबर ही है कि नहीं है, बोलो। ए को बी के साथ जोड़ो चाहे बी को ए के साथ जोड़ो, यानी कि ये क्या कह रहा है कि तुम ए के साथ बी के साथ जोड़ो, बी के साथ ए के साथ जोड़ो, तो बात तो बराबर ही होगी। ठीक है, चलो यहां पर हम बनाते हैं, हमने क्रम विनिमय करना है बस। क्रम क्या कर दिया कि भैया पहले हमने ए के साथ बी को जोड़ दिया और बी को ए के साथ जोड़ेंगे तो दोनों का योग क्या आएगा, बराबर ही आएगा। बिल्कुल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। दूसरा पॉइंट समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आप दो प्रॉपर्टी बता देता हूं बस, आपको दो ही पूछी जाती हैं। ठीक है, गुणा की प्रॉपर्टी याद रखो। देखो गुणा में क्या होता है, ए गुणा बी करो बेटा और बी गुणा ए करो, बेटा आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। बोलो आएगा। अच्छा ये बताओ, अगर हम a में से b को माइनस करें और b में से a को माइनस करें, मुझे ये बता दो क्या बराबर आएगा, ये बता दो। अगर हम 1 में से 2 को माइनस करें और 2 में से 1 को माइनस करें तो क्या बराबर आएगा, क्या आएगा, नॉट इक्वल आएगा। बेटा क्या आएगा, अगर आपसे घटाव की प्रॉपर्टी पूछ लेता है इसकी तो आंसर क्या बनता बेटा हमारा, क्या बन जाता कि सर नॉट इक्वल आता है। अच्छा भाग के अच्छा डिवाइड के केस में क्या होगा, आप कहोगे सर भाग के केस में भी ये होगा, अगर तुम a में b का भाग दोगे और ठीक है a में b का भाग दोगे और b में a का भाग दोगे तो बराबर नहीं आएगा, तो दोनों के बीच में क्या आएगा, नॉट इक्वल का सिंगल आएगा। समझ में आ गया, क्या आएगा बेटा, नॉट इक्वल आएगा। तो एक प्रॉपर्टी आपने लिख ली, कौन सी बेटा, एक प्रॉपर्टी। मैं सारी प्रॉपर्टी लिखवा देता हूं बस, ठीक है, समय लगेगा बेटा, बस हम लोग कुछ सीख कर ही जाएंगे, मेरा वादा है। चलो बेटा ये प्रॉपर्टी नोट कर ली। देखो अब सुनिएगा, यहां देखिएगा कौन सी प्रॉपर्टी, देखो यहां पर हो क्या रहा है, अभी हम समझेंगे आगे। ठीक है, आगे हम इसको समझेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे। चलो एक प्रॉपर्टी लिख ली, अब बेटा दूसरी प्रॉपर्टी लिखिएगा। अब लिखो आप वितरण प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, वितरण, वितरण प्रॉपर्टी क्या होती है, वितरण क्या होती है बेटा, वितरण प्रॉपर्टी क्या होती है, वितरण नियम क्या होता है, वितरण का नियम समझ लो बेटा। ठीक है, एक एक पॉइंट अगर आप समझ लोगे तो फिर आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है, चल हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको क्या रखना है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है बेटा, ठीक है, अगर हमें किसका प्रॉपर्टी देखनी, अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी देखनी है तो a प्लस कोष्टक b प्लस c बराबर क्या बनेगा हमारा, ठीक है, कि a गुणा सॉरी पहले हम उसकी लिख लेते हैं, पहले हम प्लस की लिख लेंगे या गुणा की लिख लेते हैं, a की प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, या क्या बनेगा, a गुणा b कोष्टक प्लस a गुणा c। ये प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी किसकी है, ये जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, वो प्रॉपर्टी किसकी है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। समझ में आ गया, किसकी प्रॉपर्टी है, इसकी प्रॉपर्टी है। यहां तक समझ में आया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये दो प्रॉपर्टी, अब बेटा क्रमबद्ध में तो आपने पढ़ ही लिए, अब सहचार्य प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा। सहचार्य प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो ये तो पढ़ ही लिया आपने, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं किसमें, सहचार्य प्रॉपर्टी को समझते हैं। सहचार्य प्रॉपर्टी कौन सी होती है बेटा हमारी अच्छा क्रमबद्ध में तो हमने पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा यहाँ एक मिस्टेक हुई है, मिस्टेक ये बेटा यहाँ पर प्लस का निशान नहीं आएगा, यहाँ पर जो निशान आएगा वो आपका a गुणा b प्लस c आ जाएगा, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी समझते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा हमारी सहचार्य प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, सहचार्य प्रॉपर्टी। सहचार्य प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखो बेटा। सहचार्य प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन बनते हैं बेटा। ठीक है, a प्लस b प्लस c बराबर क्या बनेगा, a प्लस b प्लस c। ये एसोसिएट प्रॉपर्टी कहलाती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एसोसिएट प्रॉपर्टी कहते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी कहा जाता है इसे। अब एक प्रॉपर्टी और आपको बताता हूं, एक कौन सी प्रॉपर्टी हमारी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी बताते हैं। कौन सी, ये रही बेटा हमारी कौन सी आइडेंटिकल प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेते हैं, ये तो हमने समझ ही ली है। ठीक है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी में कुछ नहीं आता बेटा, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी की दो चीजें बनती हैं। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा, ये मजाक मत लेना, क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे तुमको। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, जिसको
तत्समक कहा जाता है। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि 1 के साथ में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो बेटा 1 ही आएगा, या 0 के साथ में बेटा हम ए को यानी सॉरी ए के साथ में बेटा अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, सॉरी ये आएगा, ठीक है। और 0 के साथ में बेटा अगर हम ए को जोड़ेंगे तब भी ये आएगा। तो ये तो किसका है बेटा, ये तो योग का केस है। लेकिन गुणा का केस पूछा जाता है बेटा। गुणा में क्या होता है, गुणा में याद रखिएगा कि हम ए के साथ में 1 का गुणा करें तब भी ये मिलेगा, और ठीक है ए के साथ में अगर हम ए का गुणा करें तब भी हमको क्या मिलेगा, ए मिलेगा। यानी ऑलवेज हमको क्या मिलेगा, बस 2 केस हैं, दोनों के ऊपर सीटेट में क्वेश्चन आए हैं। दोनों के क्वेश्चन आपको आज करा देता हूं, फिर दोबारा नहीं कराऊंगा बेटा क्लास में, ठीक है। समझ में आ गया, चलो चलो ये क्या भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ इधर बेटा, इधर ध्यान दो सभी लोग, चलो हाँ फोकस करो इधर। अच्छा अब क्वेश्चन पढ़ लो आप, सब प्रॉपर्टी आपने समझ ली। अब बेटा आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करो। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो फिर आप लोग गलती कर जाएंगे। अब आ जाओ बेटा अपने क्वेश्चन पर आ जाओ। अब हम समझते हैं क्या बनेगा इसका हमारा। देखो क्वेश्चन में क्या हो रहा है हमारे में, ठीक है। क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, देखो क्वेश्चन है 25। अब आप इस संख्या को यहाँ लिख लो, 25 गुणा 18 गुणा 4, ये संख्या आपने लिख ली। इसको आप संख्या मान लो, इसको a मान लो, इसको बेटा b मान लो, इसको आपने b मान लिया, ठीक है। इसको आपने b मान लिया और बेटा इसको आपने c मान लिया। क्या मान लिया, इसको बेटा आपने c मान लिया, ठीक है। आगे कह रहा है कि 3 संख्याओं को गुणा करते समय एक विद्यार्थी निम्नलिखित में से परिक्रम करता है। अब सुनो, इसको हमने मान लिया। अब ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना, कौन सा फॉर्मूला बनना है बेटा ये, ठीक है। यानी 25 क्या है, a है, 18 कितनी संख्या है बेटा, b है, ठीक है। ये कितनी है बेटा, 4 है, यानी 4 कितनी है बेटा, c है। ये कौन सा फॉर्मूला बना बेटा, ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, बोलो कौन सा फॉर्मूला बनना है। तो आप कहोगे सर ये क्रमबद्ध में बन गया, ठीक है। नहीं सॉरी, ये बन गया क्या, सहचार्य बन गया। ये कौन सा फॉर्मूला बन गया बेटा, सहचार्य बन गया, ठीक है। कौन सा, सहचार्य बन गया। अच्छा अब देखिएगा इधर, इधर क्या कर दिया गया है, इधर अगर हम बात करते हैं यहां पर क्या कर दिया गया है कि 25 गुणा 4 कर दिया। डायरेक्ट क्या लिख दिया, 25 गुणा 4 कर दिएगा। 25 गुणा 4 करेंगे यानी a गुणा b कर दिया गया, a गुणा c कर दिया गया, a गुणा क्या कर दिया, c कर दिया गया। और ये क्या कर दिया गया, दोनों का क्रमविनिमय कर दिया गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा कौन सा बनेगा, यहाँ पर हमारा b बनेगा। क्या बनेगा, b बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, और ये रहा बेटा आपके सामने 8 क्वेश्चन। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। इधर फोकस करिएगा इस क्वेश्चन की तरफ। चलो अच्छा, रचना राजपुरी करे सर, इसका एक क्वेश्चन आया था एमपी टेट में भी। हाँ बहुत बढ़िया, समझ में आया। नियति कोई डाउट बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दो सभी लोग इधर। हाँ सभी लोग इधर आ जाओ भाई। 8 क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो पढ़ो अच्छे से, फिर आंसर करिएगा। ये रहा, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से निम्न में से कौन सा बच्चे के विचार प्रक्रिया के गणितीकरण के अर्थ की, ठीक है। गणितीकरण का मतलब क्या होता है, देखो सबसे पहला पॉइंट, गणितीकरण का मतलब होता है तर्क शक्ति का विकास करना। और हमारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, हमारी एनसीईआरटी ने कहा है कि गणित वह है जो बालकों का क्या करे, गणितीकरण करे। अगर गणित आप पढ़ा रहे हो और अगर बच्चे का उससे गणितीकरण हो रहा है तो बेटा वो क्या होगा, वो क्या है, तो वो गणित सही है। और अगर हम आपको गणित पढ़ाएं और उससे अगर आपकी तर्क शक्ति ना विकसित हो तो बेटा वो गणितीकरण नहीं है, ठीक है। मैथमेटिसाइजेशन उसको नहीं कह सकते। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा, बोलो क्या बनेगा इसका आंसर। पहले जरा हम आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, देखते हैं क्या सही है। चल बहुत बढ़िया, देखो ठीक है। चल ये कह रहा बहुत सारी गणित जानने के बजाय बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण, पहला पॉइंट। अच्छा इसके ऑप्शन ऐसे तो नहीं, हाँ ऐसे नहीं है, चलो हाँ मुझे लगा कोडिंग में होंगे, ठीक है। ये कह रहा है कि बहुत सारी गणित जानना बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण। अच्छा ये बताओ क्या, ठीक है, हमें बहुत सारी गणित जानने पर जोर देना चाहिए कि गणितीकरण पर जोर देना चाहिए।
सुन लो इसे, ठीक है। जॉर्ज पोलिया का एक स्टेटमेंट था, आपकी एनसीईआरटी में है, जॉर्ज पोलिया साहब का, ठीक है। जॉर्ज पोलिया साहब का स्टेटमेंट था। जॉर्ज पोलिया के स्टेटमेंट जो न्यू स्टूडेंट्स है प्लीज आप मेंशन कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनका स्टेटमेंट ये था कि हम बच्चों को मोटी मोटी किताबें ना पढ़ाएं, हम वो पढ़ाएं जिससे बच्चों का गलतीकरण हो। यानी हमको बहुत सारी गणित नहीं पढ़ानी है, हमको कम गणित पढ़ानी है, लेकिन उससे बच्चों का गलतीकरण होना चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है कि हमको बहुत सारी गणित जानना, बेटा बहुत सारी गणित नहीं जानना है, ठीक है, हमें वो पढ़ाना है जो गलतीकरण हो, ठीक है। और बच्चे की प्रक्रिया देखो, कम गणित पढ़ाना और गलतीकरण, ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। गणित में अनेक प्रश्नों को हल करने से बच्चे की विचार प्रक्रिया गणित नहीं बेटा। हम अगर आपको बच्चे को अगर तर्क शक्ति नहीं आती है, ठीक है, बच्चों को अगर उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो तुम एक क्या बेटा 1,00,000 भी क्वेश्चन करा दो तब भी वो बच्चे की गणितीय प्रक्रिया यानी उसका गणितीय तर्क शक्ति विकसित नहीं होगी। ये कह रहा संख्या और उन पर संख्याओं का ज्ञान बच्चे की विचार प्रक्रिया करते। भाई संख्याओं का ज्ञान और उस पर हम संक्रिया कर रहे हैं। देखो संख्याओं पर संक्रिया करने का मतलब होता है ऑपरेशन, सोचना, तर्क लगाना, तो ये नहीं होगा। ये कह रहा गणित को बच्चे की जीवन अनुभव और दैनिक जीवन की बातचीत का एक अंश बनाना है और बच्चे की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। आंसर हमारा क्या होगा? डी बनेगा। समझ में आ गया बेटा? क्या बनेगा इसका? डी बनेगा, ठीक है। हमारे लिए पॉजिटिव पूछ रहा है। आइए 9 क्वेश्चन पर। 9 क्वेश्चन है कि गणित की चिंता से ग्रस्त बच्चों के लिए, भाई बच्चे किससे चिंतित है बेटा? बच्चे गणित की चिंता से क्या है? ग्रस्त हैं, ठीक है। तो गणित की आकलन की यानी गणित में आकलन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? भाई अब ये बताओ, ऐसी विधि बताओ जिससे बच्चों की गणित की चिंता क्या हो जाए? कम हो जाए। तो ये कह रहा है छात्रों द्वारा, ठीक है, जो जनरल दैन की उनको लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्षेत्र में ये भी सही है, लेकिन टर्म एंड एग्जामिनेशन बेटा ये हमारे लिए क्या है? नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? कि सर टर्म एंड एग्जामिनेशन जो होता है ये बच्चे के समेटिव असेसमेंट पर जोर देता है, यानी बच्चे की जांच पर जोर देता है, और बेटा जांच करना सही नहीं होता है, तो ये गलत है, बाकी ये सही है। यानी आंसर क्या बनेगा बेटा हमारा? ए और बी बन जाएगा, और ये भी किस में है? डी में है। आगे बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन। बस ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बनेगा भाई इसका आंसर। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो बेटा, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लो। हाँ लाइक और शेयर करो भाई। पिंकी, मलिखान, रचना, समझ में आया कि नहीं आया? 60 ऊपर करो बेटा, ऊपर 60 से ऊपर जाओ, ठीक है। 59 पे नहीं रहना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर हम देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका ने, ठीक है, एक अविकलन दिया, यानी एक कार्य दिया, कौन सा? 536 गुणा 18 के अविकलन को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात निम्नलिखित 4 प्रश्न अविकलन के लिए दिए गए। अब 4 कौन कौन से दिए गए? देखो कि 4 कौन कौन से दिए गए कि 536 गुणा 5 एक दिए गए 536 गुणा 10, 530 गुणा 15, 550 गुणा 10, 550 गुणा 20, ये दिए गए। ये 4 उसको क्वेश्चन दिए गए, ठीक है। समझ में आया कि पहले तो ये परिकलन प्रस्तुत किया, बच्चों को ये सिखाया कि बेटा 536 में 18 का गुणा ऐसा करते हैं, फिर उसने ये बच्चे को करने के लिए दिया, ये कार्य उसको बच्चे को करने के लिए दिया। आगे कह रहा है विचार कीजिएगा इन 4 अभिकलनों के लिए क्या प्रत्येक का परिणाम, ठीक है, 536 गुणा 18 के सटीक परिणाम से अधिक होगा या कम, ठीक है। और क्या है कि बेटा विचार करो कि प्रत्येक का जो गुणा जो आएगा वो इसके सटीक आएगा या फिर इससे अधिक आएगा या इससे कम आएगा। अब ऐसा उसका विचार करवाना है बच्चों से कि बच्चे तुम ऐसा विचार करो कि इसके जो रिजल्ट है वो रिजल्ट इसके अप्रोक्स आएंगे, ठीक है, या इससे कम आएंगे या ज्यादा आएंगे या इसके उसमें आएंगे। तो क्या होगा बेटा इसका आंसर? देखिएगा पहले ये बताओ क्या इनके उत्तर जो है वो इसके आसपास आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहां पर उसका उद्देश्य क्या है हम ये देखते हैं। तो देखिएगा अब हम चलते हैं ऑप्शन की तरफ, और ये रहे हमारे सामने 4 ऑप्शन। अब ऑप्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि कार्य प्रश्न में जानकारी अपेक्षित है परंतु कोई निश्चित उत्तर नहीं है। बेटा निश्चित उत्तर क्यों नहीं है ये बताओ। इधर देखो निश्चित उत्तर क्यों नहीं है?
अगर बेटा यहां देखो निश्चित उत्तर क्यों नहीं है, ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो मैं आपको बताता हूं बेटा, गणित है, मजाक मत करना गणित के साथ, ठीक है। देखो क्या क्या हम 536 का गुणा 10 से करेंगे तो क्या इसका उत्तर निश्चित प्राप्त नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 5000, ठीक है, 360 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, तो इसका उत्तर निश्चित आएगा। तो यानी कि पहला जो स्टेटमेंट है बेटा ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो क्या हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया, कट गया। इस कार्य से छात्रों की सहभागिता में वृद्धि होगी और गणित में कक्षा में भयमुक्त वातावरण में, क्या इससे भयमुक्त वातावरण होगा? भाई बच्चों को करने का उद्देश्य क्या, ये भयमुक्त के लिए दिया गया है कि डर खत्म हो जाए, बोलो, ठीक है। आगे कह रहा है विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तरों से शिक्षिका को उनकी विचार प्रक्रिया को समझने में सहायता मिलेगी, कि बच्चों की विचार प्रक्रिया में सहायता मिलेगी। आगे कह रहा है गणित में, ठीक है, परिशुद्ध उत्तर जो है अपेक्षित हैं, इसलिए ठीक है गणित में अनुमान पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है, नहीं पूछा जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा न्यूनतम पूछा है डियर स्टूडेंट्स, न्यूनतम पूछा है। अब बताओ न्यूनतम मतलब होता है नेगेटिव, अब नेगेटिव आ जाओ, देखो नेगेटिव पूछ रहा हमसे। अब ये बताओ क्या गणित में अनुमान के उत्तरों को महत्व नहीं दिया जाता है क्या? अब हम नेगेटिव पकड़ेंगे, ये बताओ क्या अनुमान के महत्व नहीं दिया जाता? बिल्कुल दिया जाता है भाई, हमारा जो जीवन प्रक्रिया है वो अनुमान पर ही आधारित है, तो अनुमान को महत्व दिया जाता है बिल्कुल। और ये कह रहा है कि नहीं पूछा जाना चाहिए, तो फिर हमारा नेगेटिव क्या बनेगा, हमारा डी बनेगा। क्या बनेगा बेटा, हमारा डी बनेगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है और ये रहा बेटा 11वां क्वेश्चन। चलो 11वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बेटा, आप लोग थोड़ा जोड़ने का भी प्रयास करिएगा। मैं रेगुलर आपको हमेशा क्लास में बोलता हूँ बेटा, जब तक आप लोग हमको सपोर्ट नहीं करोगे, सहयोग नहीं करोगे, तब तक हम, ठीक है, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते आपके बिना। आप ही हमारे लिए सब कुछ हैं। तो थोड़ा आप सभी विद्यार्थी, आज हमारे 20 सब्सक्राइबर की कमी है, आज 11,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी 12 बजे तक 20 सब्सक्राइबर करवा दोगे, ठीक है। देख लेते हैं कितने की कमी है, हम देख लेते हैं कितने सब्सक्राइबर की कमी है 11,000 में। चलो तो बढ़ रहे हैं कुछ विद्यार्थी, बताओ इसका आंसर करो जब तक आप लोग। चले हाँ 20 सब्सक्राइबर की नीड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी विद्यार्थी थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। सभी विद्यार्थी आप तो क्लास जैसे ही होगी ना, इसके बाद सभी लोग 20, ताकि आज हम लोग 11,000 का आंकड़ा पूरा कर सकें, ठीक है। सभी विद्यार्थियों कमेंट्स आने चाहिए मुझे कि हाँ सर 20 तो हमारा बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। ऐसे भेजेंगे, लोगों को कहेंगे जो हैं वो हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ें बेटा। हाँ बताओ क्या आंसर बनेगा बेटा इसका, बोलो जल्दी से, क्या आंसर बनेगा, बोलिए। पहले ये समझ लें इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा मलकान कह रहा है सर मैंने आज एक जोड़ा था, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी जो, ठीक है, विद्यार्थी हैं सारे जितने भी हैं, बिल्कुल प्रशांत जी बहुत बहुत बिल्कुल होंगे, बिल्कुल हमारे सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें होंगी बिल्कुल। बस आप लोगों को मेहनत तो कर ही रहे हैं, बिल्कुल। तो सभी लोग करेंगे ना। सिका गौतम छुट्टी चाहिए ना बेटा, छुट्टी नहीं मिलेगी अब। हाँ तो चलो देखो भाई, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले ये देखा करो कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये देखा करो। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित को पढ़िएगा और उसके अनुसार उत्तर दीजिएगा। प्राथमिक कक्षाओं में गुणन सिखाने के लिए क्षेत्रफल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता। हम गुणा सिखाने के लिए कोई क्षेत्रफल ले सकते हैं, जैसे ये मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे गुणा सिखाना है तो मैं गुणा का यूज कर सकता हूं कि बेटा कि 2 का गुणा 2 में करोगे तो 4 आता है, तो हम इसको 4 भागों बांट सकते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। समझ में आ गया, ये कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि डियर स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है क्षेत्रफल मॉडल, ठीक है, यानी निर्देशन एक संबंधित व्यू, एक दृश्य प्रदर्शन, अतः यह छात्रों को गुणन की समझ और विवेचन को प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये कह रहा है गुणन की समझ को क्या कर सकता है, प्रोत्साहित कर सकता है। यानी पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो क्या कर सकता है, प्रस्तुत कर सकता है,
ठीक है। लेकिन अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो दोनों ही सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन पहला क्या कह रहा है, आर, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं करता, बिल्कुल गलत है। ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है वो ए का क्या करता है, ये से रिलेटेड ही तो है। देखो अब वहां बेटा भेड़ चाल मत चलना, नहीं मर जाओगे। भेड़ चाल का मतलब कि सर पहले तो हमेशा दोनों सही होते थे और वो उसकी सही व्याख्या करता तो पहला आंसर निकलता, लेकिन गणित में उल्टा हो गया बेटा। गणित में क्या कर दिया उसने, खेला खेल लिया। खेला खेलने का मतलब जानते हो, तो उसने आपके दिमाग का प्रयोग कर लिया। समझ में आ गया कि भैया अब आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। तो समझ में आ गया क्या बनेगा, बी बनेगा। बहुत बढ़िया है रुचि बेटा, समझ में आ रहा है, लगता है आज आप पहली बार जुड़ी हो बेटा ना। चलो हाँ, है ना। चलो प्रिया बेटा समझ में आया सभी को, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ भैया। मजेदार क्वेश्चन आ चुका है, 12वां क्वेश्चन आपकी, ठीक है। स्वचालित यंत्र पर की स्क्रीन पर, यानी अर्थात मोबाइल पर 12वां क्वेश्चन है कि एक प्राथमिक कक्षा के शिक्षक को अपने छात्रों को निम्नलिखित कार्य दिया। कौन सा कार्य दिया, ये कार्य दिया गया, ठीक है, ये कार्य दिया गया। इस कार्य को निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। अब देखना कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, बताओ। ठीक है, तो यहां पर हमें ये पता करना है ना बेटा, यहां पर क्या पता करना है कि यहां पर बेटा क्या आएगा, ठीक है। यहां पर क्या 8 आएगा, यानी यहां 3 5 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ 4 लिख सकते हैं, राइट। ऐसा ही बच्चा करेगा। माइनस करना है तो यहाँ पर 7 - 3 आ सकता है बेटा, और यहाँ पर 8 - 5 आ सकता है, कुछ भी हम कह सकते हैं, जो भी, ठीक है। तो ये करने का एक कार्य क्या, कुछ भी संख्या लिख सकता है। कह रहा है ये छात्रों के मानसिक परिकलन और अनुमान। अब अनुमान तो लगाएगा ना, अनुमान ही तो लगा रहा है बेटा, लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, अनुमान तो लगा रहा है कि भैया अब यहाँ 3 आएगा तो 3 पे यहाँ क्या लगना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 5 4 4 लिख सकते हैं भाई, 4 और 4 लिख सकते हैं, तो अनुमान लगाएगा, ठीक है। कौशलों को आकलन करेगा, बिल्कुल सही है। बी कह रहा है ये छात्रों के उत्तरों का आकलन करने में शिक्षक के कार्य को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, ये तो गलत है। ये कह रहा प्राथमिक कक्षा में अधिगमकर्ताओं के लिए उपयुक्त कार्य नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये तो कह रहा उपयुक्त कार्य ही नहीं है, इसमें अनेक उत्तर प्राप्त होंगे, इसलिए ये छात्रों को भ्रमित नहीं बेटा, हमें डाइवर्जेंट की तरफ तो चलना चाहिए, तो बिल्कुल गलत है। आंसर क्या बनेगा हमारा, ए सही बनेगा। समझ में आ गया भैया, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बढ़ाओ भाई 59 पर अटे हुआ, आप 60 तो प्लस करो कम से कम, बढ़ाओ सभी लोग, बिल्कुल जुड़ना ना भूलें बेटा। जो यहां से लेके जाओगे वो कहीं और से नहीं लाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और सुन लो भैया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लिख लो भैया, स्टार लगा लो। और मैं फिर कह रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में फिर आएगा, गारंटी है, लिख लो, 100% गारंटी दे रहा हूं। आज की डेट डाल लो, ये तुम्हारे एग्जाम में फिर आएगा। अब ये नहीं बताएंगे किसकी शिफ्ट में आएगा, लेकिन आएगा जरूर। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, छपा हुआ, बिल्कुल ठीक, एज इट इज क्वेश्चन आएगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया, आगे बढ़े। कोई डाउट यहां तक बेटा, बिल्कुल बोलो जल्दी से बेटा। ये क्वेश्चन दोबारा हमने कह दिया बेटा, ठीक है, जो कह दिया वो फिर छप गया एग्जाम में, 100% छप गया। चलो अच्छा, ये कह रहा है कि शिक्षक अपने छात्रों को निम्नलिखित गतिविधियां दी। 25 टाइल्स को सभी संभव आयताकार, ठीक है, सारणियों में व्यवस्थित कीजिएगा। यानी कितनी टाइल्स है बेटा, 25 टाइल्स हैं, ठीक है, और आयताकार में डालना है। अब एक आयताकार बना लो, ये आयताकार बन गया, रियल मतलब ये बन गया हमारा रेक्टेंगल बन गया। अब हमें इसमें 25 टाइल्स लगानी है, ठीक है। कैसे लगानी है, 25 टाइल्स लगानी है। इस गतिविधि में नॉन सी गतिविधि सिखाई जा सकती है। अब हमें कैसे लगानी है, सभी आयताकार। अब 25 टाइल्स मान लो, एक टाइल्स ये हो गई, ठीक है, एक टाइल्स ये हो गई, एक टाइल्स ये हो गई, एक टाइल्स ये हो गई। ऐसे हमें इसके अंदर 25 टाइल्स हमको लगानी है, ऐसे हमको इसकी 25 टाइल्स लगानी है, राइट। हमने इसके अंदर 25 टाइल्स लगा दी, ठीक है। चलो ठीक है, मान ले ऐसे हम टाइल्स लगानी है। अच्छा ये देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझते हैं। क्या इसके अंदर आयतन, क्षेत्रफल, चौड़ाई, क्षेत्रफल, गुणनखंड, परिमाप, ठीक है, नमूने, आयतन, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन। अच्छा ये बताओ बेटा, इसके द्वारा हम बच्चे को क्षेत्रफल बता सकते हैं कि बेटा यहां से यहां तक जो लंबाई है वो इतनी है, मान ली x है, और इसकी लंबाई जो y है, तो बेटा हम क्षेत्रफल सिखा सकते हैं, बिल्कुल सिखा सकते हैं,
ठीक है, सिखा सकते हैं कि नहीं सिखा सकते हैं? आप कहोगे सर यस बिल्कुल, इससे हम क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। अच्छा, हम गुणनखंड सिखा सकते हैं कि भाई कितनी टाइल्स लगेंगे बेटा इतने में, तो हम आप कहोगे बिल्कुल सर हम इससे बच्चों को गुणनखंड भी सिखा सकते हैं, गुणनखंड सिखा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, परिमाप जानते हो आप? अरे परिमाप ये पूरा होता है भाई, पैरामीटर क्या होता है? परिमाप बता सकते हैं कि बेटा इसका परिमाप ज्ञात करिएगा, तो परिमाप क्या होगा, इसकी 4 साइड होंगी, उन 4 साइड में क्या कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा क्या आपस में, ठीक है कर देगा, यानी कि हम कहेंगे हाँ सर हम इससे परिमाप भी बता सकते हैं। बोलो परिमाप बता सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि अगर हमें किसी चीज का आयतन ज्ञात करना है, ठीक है, तो ये बताओ ये तो टाइल्स बिछी हुई है ना इस पर, अगर इसकी लेंथ नहीं है तो बिना लेंथ के हम लोग आयतन कैसे ज्ञात करेंगे डियर स्टूडेंट्स? यानी इसके लिए हमें क्या चाहिए बेटा, इसके लिए हमें h चाहिए। क्या इसमें h मिलेगा हमको? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा डियर स्टूडेंट। क्या हमको h मिलेगा? और h नहीं मिलेगा तो क्या हम इससे हम आयतन ज्ञात कर सकते हैं? नहीं ज्ञात कर सकते। इसका मतलब है कि सर जिसमें आयतन आ जाएगा वो आंसर हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो देखो बेटा आयतन इसमें है, आयतन इसमें है, आयतन इसमें है, बेटा क्या बन गया, b बन गया। समझ में आ गया? कितना आसान प्रश्न है, ठीक है, और बार बार रिपीट आ रहा, फिर भी हम लोग गलत कर रहे हैं। चलो एक बार समझा दो जानवी। बेटा अनुराग पाल आ चुके हैं, बेटा समझ में आया? अनुराग तुम्हारा मैथ का टीचर है भाई, समझ में आया अनुराग कि भैया इसमें हम आयतन क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? कि सर आयतन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आयतन के लिए हमें क्या चाहिए, h, और फिर हम इसमें h कैसे लाएंगे बेटा? ये बताओ, अगर मैं ये बुकलेट है मेरे पास, इसका मैं आयतन कैसे ज्ञात करूंगा? आयतन किसका निकल सकता है? आयतन इसका निकल सकता है, ये बोतल में पानी, हाँ इसके लिए लंबाई चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल ठीक है, यानी तो आयतन का वो बी आंसर हमारे लिए सही होगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये रहा बेटा अगला क्वेश्चन और ये रहा 14वां क्वेश्चन। समझ में आया ना? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। बहुत वेरी नाइस बेटा, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लो, स्टार लगा लो भैया इस क्वेश्चन पर। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आएंगे, स्टार लगा लो, ठीक है, स्टार। हाँ सर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे। अच्छा, डीन्स ब्लॉक द्वारा लिख लो भैया, ये अपनी नोटबुक निकालो पहले, ठीक है। डीन्स ब्लॉक का क्वेश्चन आ गया है। कौन सा क्वेश्चन आया बेटा? डीन्स ब्लॉक का क्वेश्चन है। चलो पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित अधिगम के सिद्धांतों के सही क्रम का निरूपण करता है जो कि जॉल्टन डीन्स द्वारा दिया गया है, जॉल्टन डीन्स द्वारा दिया गया है। अच्छा, तो जॉल्टन डीन्स ने क्या बताया है? चलो तो हम जॉल्टन डीन्स के हम चरणों को पढ़ते हैं, ठीक है, यही आपके एग्जाम में आते हैं बेटा। तो सुनो, ठीक है, अगर याद ना हो तो सबसे पहला है कि गतिक सिद्धांत आता है, सबसे पहला आता है गतिक, और दूसरा बताया था उन्होंने बोधात्मक, और तीसरा बताया था गणितीय प्रवृत्ता, और चौथा बताया था आपको कौन सा, रचनात्मक। यानी कि 4 हैं बेटा। कौन से हैं? पहला कौन सा है? पहला है कौन सा, यानी गतिक सिद्धांत है, दूसरा बोधात्मक है, तीसरा गणितीय परिवृत्ता का सिद्धांत है, और चौथा बेटा कौन सा है, रचनात्मकता का सिद्धांत है। समझ में आ गया? ठीक है बेटा, इसको दिमाग में बिठा लो बिल्कुल, ठीक है। ये तो इनकी थ्योरी है, और इस थ्योरी को अगर तुम बिठा लोगे तो तुम्हारे एग्जाम में दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, बस सिंपल ये देखना कि कहाँ पर गतिक सिद्धांत लिखा है, कहाँ पर उसके बाद में क्रम याद रखना, सीक्वेंस बहुत जरूरी है। बोधात्मक, पहले हम गति यानी गणित के सिद्धांत, ठीक है, और उसके बाद में समझना है उनको, फिर इनमें परिवर्तन करना है, फिर हम उनको क्या करना है, क्रिएट करना है। तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। इसका एक क्वेश्चन और आया आपके एग्जाम में, और आज का बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? आज का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गणित के कौन से अधिगम प्रतिफल एनसीईआरटी की अनुशंसा के अनुसार कक्षा 2 के अधिगमकर्ताओं के लिए अपेक्षित नहीं है? बस नेगेटिव पकड़ लो, अरे नेगेटिव पकड़ लो। ये बता दो कि सर आपने हमें कितनी बार समझाया है और हम हर बार गजनी बन जाते हैं। गजनी का मतलब क्या है बेटा? कि हम हर बार भूल जाते हैं। और हमने आपने क्या बताया था कि हम बच्चों को कभी भी, ठीक है, यानी फ्रैक्शन का सम, ठीक है, और सम या सब्ट्रैक्शन या मल्टीपल या डिवाइडेशन बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। यानी प्राइमरी लेवल पर हम कहेंगे कि 3rd क्लास तक बच्चे को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि बेटा सम दो संख्या, अगर हम फ्रैक्शन का सम नहीं बताया जाता है, और ना फ्रैक्शन का, ठीक है, सब्ट्रैक्शन बताया जाता है, ना फ्रैक्शन का क्या मल्टीप्लिकेशन, ना फ्रैक्शन का डिवाइडेशन सिखाया जाता है। हाँ फ्रैक्शन बताई जाती है, बट कौन सी फ्रैक्शन? नॉर्मल फ्रैक्शन, कि बेटा तुम्हारे पास कागज है, इसको 4 भागों में बांट दो तो कितना बन
बन जाएगा तो वो कहेगा 1/4 बन जाएगा। तो ये हम कैसे करा सकते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा सी। दोबारा ये कितनी बार रिपीटेड है, बोलो कितनी बार रिपीटेड है, बहुत बार रिपीटेड है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए। मुझे लगता है कि आपने इस एडी एकेडमी से 15 कॉन्सेप्ट आपने सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं, बिल्कुल। चलो तो अगली क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे 11 जनवरी का पेपर, ठीक है। तैयार हैं आप लोग? बेटा हमारी क्लास रेगुलर होती है और क्लास का समय है 10 बजे, 9 बजे मैथ्स की होती है और